हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 लेकर के आए हुए हैं न्यू वीडियोज के साथ में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए रेस्ट और एट ए मोशन, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ये सब बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा है। तो फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस हैं, एक तो जब चार्ज स्टेबल होता है तो उसको हम मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें चार्ज मोशन में होता है, और जिसमें चार्ज स्टेबल होता है उसको हम स्टैटिक करंट कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें यूज किया जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल, रुकावट, जो करंट के पाथ में रुकावट आएगी उसको ऑब्स्टेकल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसको ओम्स में मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की दो ब्रांचेस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी उसमें स्टैटिक चार्ज आपका मोशन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वेंशन, इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वेंशन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शंस टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट में होगी। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर ओपन होगी, पाथ ओपन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देना हो तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई लेटर से शो करते हो, आई इज इक्वल टू यहाँ Q/T। Q क्या है, कूलाम चार्ज है, Q चार्ज हो गया, और T क्या हो गया, टाइम हो गया, कि टाइम हो गया। तो फिजिक्स में जो डिनोमिनेटर होता है टाइम को, हम डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं। तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्योंकि अगर टी की वैल्यू 1 मान लिया जाए, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लिया जाए, डिनोमिनेटर को 1 मान लिया जाता है, उस पर फिजिक्स में फार्मूला डेराइव किया जाता है। तो अगर हम टी को 1 सेकंड मान लें तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/1। तो आई इज इक्वल टू Q हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। मेजरमेंट करने की जो सिस्टम है वो एम्पियर है। 3 सिस्टम आपको बताया गया है मेजरमेंट की, एक तो SI सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स होती हैं। ये आपने पढ़ा है कि 3 सिस्टम्स मेजरमेंट की किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी यूनिट की, कोई चीज़ किसमें मेजर किया जाता है। तो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसमें जो मेजर किया गया है यूनिट, जिसको हम कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड, जैसे आपका लिखते हो कि लेंथ, तो लेंथ 2 मीटर, तो 2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और मीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। तो कोई भी क्वांटिटी है तो उसको डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट।
मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट, दो चीज़ों का ये। अब लेंथ मास, जैसे मास कहते हो तो मास क्या है किलोग्राम, तो जैसे लिखते हो 3 किलोग्राम आलू, टोमेटो लेने जाते हो, पोटैटो लेने जाते हो तो आप कहते हो 3 kg आलू दे दूँ, तो 3 kg क्या हो गया, 3 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं, और kg क्या हो गया जिसमें ये मेजर किया गया है, तो मास की यूनिट क्या हो गई किलोग्राम हो गया, kg जिसमें ये मेजरमेंट किया जाता है। लेंथ की यूनिट क्या हो गई मीटर, इसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, मीटर हो गया। ठीक, लेंथ मास टाइम किस में मेजर किया जाता है सेकंड में, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो लेंथ मास टाइम ये सब यूनिट है, ये इनको हम फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं। इसी पर जितनी भी क्वांटिटी है फिजिक्स में वो सारी इसी पर डिपेंड है, इन्हीं के हेल्प से डेराइव की जाती हैं। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है वो इन्हीं के हेल्प से डेराइव की जाती हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर आप ये 6-7 होती हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, जिसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक, टाइम हो गया, टी मतलब टाइम, मास हो गया, मास, और लेंथ हो गया, लेंथ, तो लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, तो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर। ठीक, तो बाद में तो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर ये सब क्या है फंडामेंटल यूनिट हैं या बेस यूनिट हैं। इन्हीं के हेल्प से बाकी क्वांटिटी डेराइव की जाती है। जो इसकी यूनिट होती है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है या बेस यूनिट होती है। ये बेस क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी को जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट होगी या बेस यूनिट होगी। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। बाकी जितनी भी क्वांटिटी है फिजिक्स में वो इनके हेल्प से निकाली जाती हैं, इनके हेल्प से निकाली जाती हैं। तो 6 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। और फिर उसके बाद 2 एंगल होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं जिनको एंगल और क्यूब एंगल कहते हो। एंगल, क्यूब एंगल। एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं और क्यूब एंगल को स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में। टेम्परेचर को टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इनको केल्विन में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। और टाइम को सेकंड में। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। मास को किलोग्राम में और लेंथ को मीटर में। तो ये इनकी क्या हो गई? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर इसकी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई या बेस यूनिट हो गई, क्योंकि बेस क्वांटिटी की यूनिट को बेस यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। तो इनको चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी को हो चाहे बेस क्वांटिटी को हो, इनकी यूनिट को चाहे फंडामेंटल यूनिट को हो चाहे बेस यूनिट को हो। तो यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम ये 6 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एंगल और क्यूब एंगल। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एम्पियर क्या है? इसकी यूनिट होती है, तो फंडामेंटल यूनिट हो गई या बेस यूनिट हो गई। बेस क्वांटिटी की यूनिट को बेस यूनिट कहा जाता है। बेस क्वांटिटी क्या है या फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? कि जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। बाकी जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी होंगी वो इनके हेल्प से निकाली जाती हैं, जिनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो डिस्टेंस लेंथ होती है और टाइम भी आपका टाइम ही है। तो लेंथ क्या हो गया? मीटर हो गया, बेस क्वांटिटी हो गई, और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है? बेस क्वांटिटी के हेल्प से निकाली गई। तो स्पीड क्या हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। स्पीड को हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। तो डेराइव्ड क्वांटिटी आर दोस टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। Derived quantity are those type of quantity which is derived from the help of fundamental quantity या base quantity। तो यहाँ पर speed depend on distance and time, that is distance is a length is a fundamental quantity and time is also fundamental quantity। So this implies that speed is depends on distance and time। स्पीड इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, दैट इज स्पीड इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, जितनी भी मतलब इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, क्योंकि ये इनके हेल्प से निकाली जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से।
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। समझ में आया? यस सर। अब जैसे आप लिखते हो टू मीटर, 2 मीटर, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसका मतलब मीटर इज इंक्लूडेड 2 टाइम्स, मीटर मीटर 2 बार जुड़ा है, तो लेंथ में मीटर 2 बार जुड़ गया, तो ये आपका क्या बन गया, 2 मीटर। तो 2 मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। समझ में आया? यस सर। अब जैसे अब यहाँ भी आप आगे पढ़ोगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे। तो स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा 9th में है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होंगी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की दोनों की रिक्वायरमेंट हो। वेक्टर क्वांटिटी आज दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और जो मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शंस, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब जैसे मान लो किसी आदमी ने बताया कि सोना यहाँ पर है, कई कोई लोग जैसे पेड़ के पास में सोना किसी ने गाड़ दिया, और उसके बाद पहले लोग बताते पेड़ों के नीचे गाड़ते थे, पहले ज़माने में लोग पेड़ के नीचे ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे। अब ज़मीन के नीचे मान लो चोर ने सुन लिया कि भाई सोना वहाँ पर है पेड़ के नीचे, अब पेड़ के पास में खुदाई किया, सोना नहीं मिला। अब पेड़ से कितने मीटर पर होगा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, अब डायरेक्शन नहीं पता है, तो आप पेड़ खोदते रहो। आप मान लो नॉर्थ में है और आप साउथ की तरफ खोदते चले गए, आप वेस्ट की तरफ खोदते चले गए, तो आपको सोना तो नहीं मिला ना। पहले लोग जो मतलब डकैत होते थे, जो डाकू होते थे, वो लूटते थे, गांव गांव में जाके लूट मचाते थे। तो लोग क्या करते थे, अपने घरों में सोना पेड़ के पास में गाड़ देते थे, और या कहीं जाके खेतों में पेड़ होता था या बगीचे में जो उनका बगीचा होता था, वहाँ जाके सोना चांदी अपना गाड़ देते थे। जो उनके पास मतलब दौलत होती थी, तो लोग क्या है, घरों में को लूटते थे, घरों में नहीं मिलता था तो उनसे पूछते थे कि कहाँ पर है, तो बता देते थे। जब मतलब उनको खतरा रहे कि जान का खतरा रहे, तो बता दें कि भाई यहाँ पेड़ के नीचे है, पेड़ के पास में। अब पेड़ के पास में वो आदमी पास में तो इधर उधर कहीं भी खुदाई करता रहे। अब जब तक ये नहीं पता होगा कि पेड़ के उत्तर में है, किस डायरेक्शन में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर है, दक्षिण है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता होगा, तो आप खुदाई करते रहो। समझ में आया? यस सर। तो डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट देखा गया कि बिना डायरेक्शंस के आप वैसे चलते रहो, कहीं आप मतलब कोई सही जगह पर नहीं, सही डेस्टिनेशन पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शंस, तो वहाँ पर उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें पढ़ना है चैप्टर 12 में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दो, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जो चार्ज है वो रेस्ट में होगा, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी उसमें चार्ज मोशन में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मतलब जिसमें चार्ज मोशन में हो, चार्ज को कूलाम्स में मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। अभी बताया कि क्या है, एसआई यूनिट, ये आपका फंडामेंटल बेस यूनिट है। अब यहाँ 3 सिस्टम बताई गई मेजरमेंट की। अब ये आप पढ़ा है आपने, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। 3 सिस्टम होती हैं, सीजीएस, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एफपीएस 3 सिस्टम बता दी गई। एमकेएस में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होती है, जिसमें लेंथ को हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। यहाँ लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। यहाँ लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। तीनों कंडीशंस में टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो LMT आप कह सकते हो, LMT लेंथ मास टाइम। तो लेंथ को मीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ को फुट में,
मास को किलोग्राम में, मास को ग्राम में, मास को पाउंड में। यहाँ टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में। तो 3 सिस्टम बताई गई ये मेजरमेंट की। एक तो MKS सिस्टम, एक आपका CGS सिस्टम हो गया, और तीसरा हो गया FPS सिस्टम। 3 सिस्टम हो गई, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। अब MKS सिस्टम और CGS सिस्टम को मिला के एक नई सिस्टम बनाई गई जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो SI सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो MKS सिस्टम और CGS सिस्टम दोनों को मिला के एक नई सिस्टम बनाई गई जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और FPS सिस्टम ये अलग था, फुट पाउंड सेकंड, जिसको हम लेंथ को फुट में, कितना फुट है, मीटर, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये SI यूनिट क्या होती है, पूछा जाता है SI यूनिट क्या है। तो यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके डेफिनेशन आप 11th-12th में जब आओगे तभी SI यूनिट को डिफाइन किया गया है कि SI यूनिट क्या है, मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, किलोग्राम को, ठीक, ये सब डेफिनेशन आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इसमें आ गया एक टर्म्स आया इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, ठीक। आप इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, क्योंकि अगर ओपन होगी सर्किट तो करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आया? अच्छा, समझ। अगला आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो I इज इक्वल टू Q बाई टी है, भी आपको फार्मूला बताया, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो जब हम टाइम को 1 सेकंड ले लेते हैं, T इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो I बराबर Q हो जाएगा। जब T इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लिया जाएगा तो I इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब यूनिट सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो आपका 1 एम्पियर करंट के बराबर होगा यूनिट चार्ज में। ये मतलब एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो I बराबर Q हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर I लेटर से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में 1 सेकंड में यूनिट चार्ज जितना फ्लो हो जाएगा, ठीक, यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड यूनिट टाइम में जितना एक पर्टिकुलर एरिया में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा वो आपकी रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। तो अगर इफ़ ये नेट चार्ज Q, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को Q मान लें, फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर इन टाइम T, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें T सेकंड में कोई मतलब यूनिट चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा? नेट चार्ज अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में टाइम। तो डेफिनेशन आता है 1 नंबर में। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी, Q बाई टी। तो Q क्या है? नेट चार्ज, नेट चार्ज है, और T क्या है? यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को I लेटर से शो किया जाता है, तो I बराबर Q बाई टी। Q क्या है? नेट चार्ज है, और T क्या है? टाइम है, यूनिट टाइम है। समझ में आया? तो Yes, T, sir. हाँ, T टाइम सेकंड में है, T किस में है? सेकंड में। ये Q क्या है? नेट चार्ज है, इसकी यूनिट कूलाम होती है, क्योंकि चार्ज के बारे में कूलाम्स ने बताया था। तो यहाँ ये आपका कूलाम्स है, COULOMB कूलाम्स, ठीक। तो नेट चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, और T सेकंड में मेजर किया जाता है, सेकंड इसकी यूनिट हो गई। और I को एम्पियर में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई। समझ में आया? यस सर। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट की। तो SI यूनिट आपको मैंने बता दिया, ठीक।
फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। जैसे एम्पियर क्या है, बिग क्वांटिटी है, तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब मिली एम्पियर को 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितनी करंट होगी, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर तो 1 म्यू लेटर से शो करता है माइक्रो एम्पियर को, तो 1 म्यू ए इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है। समझ में आया? यस सर। अब आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करोगे, आमीटर मेजरमेंट करता है। तो एक ऑपरेटस है जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आमीटर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजर करता है, ऐसे आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है सर्किट में। तो आमीटर क्या है, एन ऑपरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक। चार्ज, अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक। तो जैसे मास है, मास क्या है, किसी भी मतलब सब्सटेंसेस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है मास। तो जैसे चार्ज क्या है, फंडामेंटल मतलब प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की, ऐसे ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज भी है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की तरह ही। तो दो टाइप के चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब सेम टाइप के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स उनमें एग्जिस्ट होगा। हाँ, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अगर एक चार्ज मान लो Q1 है, एक चार्ज आपका Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इस पर प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो जब हम इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, दूर हटाएंगे, तो रिपल्सन फोर्स इसमें लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक। अगर एक चार्ज आपका Q1 है और दूसरा आपका Q2 है और दोनों अपोजिट चार्ज हैं, जैसे यहाँ पर दोनों प्लस प्लस थे, यहाँ पर एक T1 चार्ज है, ये निगेटिव है, Q2 भी निगेटिव है। तो जब इनको हम कांटेक्ट में एक दूसरे के लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इनमें, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट होगा इनमें। अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज आपका Q2 है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, एक चार्ज आपका Q1 और दूसरा चार्ज Q2, एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है। तो जब हम इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच लेंगे। तो अगर सेम टाइप के चार्जेज हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? यस सर। तो सेम टाइप के चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट होता है और डिफरेंट चार्ज में एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर आपका अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लो Q1 Q2, ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और अगर एक Q1 है एक Q2 है, दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तो फोर्स क्या लगेगा इनमें, दोनों माइनस माइनस चार्जेज हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अगर एक Q1 है दूसरा Q2 चार्ज है और इनको कांटेक्ट में लाओगे, एक प्लस चार्ज है एक माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा इनमें, FA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक आपका Q1 ये निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, FA लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों केसेस में होगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे और सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो टाइप के चार्जेज होंगे। ये समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर।
अब यहाँ पर एक मैथमेटिक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम्स, जो चार्ज के बारे में मतलब बताया था। उनके नाम पर यूनिट भी रखी गई, कूलाम्स के नाम पर चार्ज इसकी यूनिट भी रखी गई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर सेम टाइप के Q1 एंड Q2 अगर दो चार्जेज हैं और इनमें चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, ठीक, लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेज हैविंग डिस्टेंस d, इनके बीच के डिस्टेंस हम d मान लें, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो मतलब इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलाम्स ने क्या बताया कि अगर दो चार्जर लिया जाए, चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे मतलब दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, चाहे दो लाइक चार्जेज हो चाहे दो अनलाइक चार्जेज हो, चाहे दो लाइक चार्जेज हो चाहे दो अनलाइक चार्जेज हो, चाहे लाइक चार्जेज हो चाहे अनलाइक चार्जेज हो, तो इनमें जो फोर्स लगेगा अगर दो चार्जेज हैं और इनके बीच के डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, दोनों d डिस्टेंस पर दूर रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्होंने कूलाम्स ने बताया, तो इसीलिए उनके नाम पर हम कूलाम्स लॉ कहते हैं इसको। तो देयर आर लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेस, देयर आर टू चार्जेस। तो यहाँ बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा, समझ में आया। और चार्जेस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चार्जेस कम करोगे तो फोर्स ऑफ मतलब फोर्स कम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये नियम उन्होंने बताया कूलाम्स ने, समझ में आया। यस सर। अब यहाँ पर फिर ओम्स लॉ आता है, ये तो आपका चार्ज की बात थी, अब ओम्स लॉ आ गया। तो ओम्स ने बताया ओम्स रेजिस्टेंस के बारे में। इन्होंने बताया कि अगर जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो, अगर जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको स्टेबल मान लिया जाए, ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर स्टेबल, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो V इज इक्वल टू क्या बन गया IR। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, जब इस साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट लगा दोगे। कांस्टेंट लगाने से क्या होता है, ये इक्वालिटी आ जाएगी। तो जब कभी